गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो चैप्टर लेंगे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है मानव का पाचन तंत्र। इससे पहले अपन ने मानव के अध्यावरणीय तंत्र का अध्ययन किया था। आज अपन पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो जो प्रोसेस पहले के चैप्टर में अपन ने देखा था वही प्रोसेस इसी चैप्टर में चलेगा और उसी तरीके से अपन इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके वेटेज की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि आरबीएससी की जो बुक अभी फॉलो की जा रही है ये 2 साल पहले ही आई थी। तो इस बुक में से अभी तक बोर्ड के एग्ज़ाम में केवल एक ही क्वेश्चन आया है और वो लास्ट ईयर आया था। इस साल कोई भी क्वेश्चन पाचन तंत्र से नहीं आया है। लास्ट ईयर 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया था। अब नीट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी बात की जाए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी होते हैं, कांस्टेबल का हो, टीचर्स का हो या फिर नीट का हो या किसी भी हाई लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जितने भी सिस्टम्स हैं उन सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसके पूछे जाते हैं वो है पाचन तंत्र। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है। थोड़ा बहुत सबको याद रह जाता है क्योंकि बड़ा है तो थोड़ा बहुत रह जाता है इसका, लेकिन पूरा प्रोसेस एक सिस्टम बाय सिस्टम से किसी को याद नहीं होता है, इसीलिए इसकी समरी या इसका सारांश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी समरी देखेंगे कि किस प्रकार इस चैप्टर को अपन अच्छे से पढ़ेंगे और जितने भी लेक्चर होंगे उसके अंदर किस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे पाचन तंत्र से तात्पर्य, यानी पाचन तंत्र क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके अंदर क्या प्रक्रिया होती है और क्यों होती है। ठीक है, ये समस्त अध्ययन अपन पाचन तंत्र के तात्पर्य में देखेंगे या मीन ऑफ डाइजेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी हेडिंग आएगी पार्ट 2 में अपनी आहार नाल। एक्चुअली मैंने बताया था जब भी तंत्र यूज किया जाता है तो अंगों का समूह होता है और जितने भी ऑर्गन इस पाचन तंत्र में भाग लेते हैं उन समस्त अंगों से मिलकर के एक कैनाल या नाल का निर्माण होता है मनुष्य के अंदर, उसे आरनाल कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट आएगा अपने पास पाचक ग्रंथियां। अंग तो हो गए, अब इन भोजन को पचाने के लिए कुछ ग्रंथियों की आवश्यकता होगी, तो इसके अंदर अपन 3 ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। लाल ग्रंथि जो मुख्य गुहा में पाई जाती है, दूसरी यकृत ग्रंथि और तीसरी यहीं पर अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। आपको पता होगा कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत ग्रंथि होता है और जो मिश्रित ग्रंथि है उसे अग्नाशय ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद चौथी हेडिंग अपने पास आएगी पाचन तंत्र की क्रियाविधि। इस क्रियाविधि से मतलब होता है किस प्रकार अपने शरीर में भोजन का पाचन होता है, किस प्रकार भोजन एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अपन 5 स्टेप देखेंगे किस प्रकार भोजन अपने मुख्य गुहा से लेकर गुदा तक पहुंचता है। ठीक है, 5 स्टेप कौन से हैं? सबसे पहले अपन जब भी पाचन की प्रक्रिया की जाती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण किया जाता है और भोजन को किस के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, मुख्य गुहा के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो ये प्रक्रिया होगी अंतःग्रहण। अब विभिन्न भागों पर जाने के बाद इसका पाचन होगा या छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होगा, इस प्रक्रिया को कहेंगे पाचन। तीसरा क्या होगा, रक्त के द्वारा जो भी पचे हुए भाग होंगे उनका अवशोषण कर लिया जाएगा, उनको खींच के ले लिया जाएगा, तो ये प्रक्रिया हो जाएगी अवशोषण। फिर रक्त में पहुंच गए, रक्त से विभिन्न भागों तक पहुंच करके एटीपी का निर्माण करना स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ऊर्जा की प्राप्ति भी होगी। इसके अलावा एक होता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण से मतलब है अब जितने भी आवश्यक पदार्थ है रक्त के माध्यम से विभिन्न भागों तक पहुंच गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं वो समस्त का समस्त भोजन कभी भी रक्त तक नहीं पहुंच पाता है। उसका केवल 1 या 10% भाग ही रक्त तक पहुंचता है। 90 से लेकर 99% भाग अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे अपन मल या मूत्र कहते हैं। तो यही प्रक्रिया बहिक्षेपण कहलाती है।
तो ये 4 पार्ट। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का कि कुपोषण, यानी अगर मान लो कि अपन को संतुलित या बैलेंस फूड नहीं मिलता है तो अपन बीमार हो जाते हैं। तो बीमार होते हैं तो इससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो उसको अपन इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो ये 5 पार्ट अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे। एक्चुअली जब छोटा था मैं, तब एक डाउट बहुत बार मुझे और मेरे फ्रेंड्स को होता था कि क्या अपन जो भोजन करते हैं वो सारा भोजन अपने विभिन्न भागों तक पहुंचता है, अगर नहीं पहुंचता है तो फिर वो जाता कहाँ है, और जाता कहाँ है तो किस फॉर्म में जाता है, और जो अपन भोजन करते हैं क्या वही, जैसे कि अपन ने रोटी खाई तो रोटी क्या विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है, या उसकी कौन सी फॉर्म अपने विभिन्न भागों तक पहुंचती है, उसका माध्यम क्या होता है, और किसके माध्यम के द्वारा उसको पहुंचाया जाता है। तो ये पहला डाउट। इसके अंतर्गत अपन ये सारे के सारे डाउट जो भी मैं बोल रहा हूँ, सारे के सारे डाउट इसी चैप्टर से क्लियर होंगे। तो दूसरा डाउट है कि अपन ने जो भोजन करते हैं वो अलग अलग प्रकार का क्यों करते हैं। कभी अपन रोटी खाते हैं, कभी सब्जी खाते हैं, कभी दूध पीते हैं। क्या एक ही प्रकार का भोजन निरंतर ले अपन तो क्या अपन को ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्या अपना शरीर सही तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्यों होता है ये भी आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत समझ में आएगा। ठीक है, तो इन सभी डाउट को अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो ये चैप्टर फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक अच्छे से देखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि पहली वीडियो देख ली, जल्दी जल्दी में निकाल दी, दूसरी वीडियो भी जल्दी जल्दी में निकाल दी, तो कभी भी आपका जो भी चैप्टर है कभी भी क्लियर टिप्स पर कभी याद नहीं होगा। तो प्रत्येक वीडियो अच्छे से देखना, 1 सेकंड का भी आगे करके मत देखना, नहीं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके ऐसे ही निकल जाएंगे और चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी इसके अंदर अपन जो पहला पार्ट लेंगे वो होगा पाचन तंत्र से तात्पर्य। चलिए स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र से तात्पर्य। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है पाचन तंत्र से तात्पर्य, मीन ऑफ डाइजेशन। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जब भी किसी भी डेफिनेशन को बनाना होता है तो उसको ब्रेक डाउन कर दो या उसको 2 टुकड़ों में बांट दो। जैसे कि इसको देखें तो पहला वर्ड पाचन और दूसरा है तंत्र। तो अपन ने क्या किया, पाचन और दूसरा तंत्र। तंत्र का मीन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अंगों का समूह। तो आप देखते हैं पाचन का मतलब क्या होता है। पाचन का मतलब होता है लाइसिस, यानी तोड़ना या विघटन करना, किसी को भी तोड़ना है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पाचन। अब तोड़ेंगे तो किसको तोड़ेंगे, जटिल यानी बड़े अणु को छोटे अणुओं में तोड़ेंगे या छोटे अणुओं को बड़े में। टूटेगा तो हमेशा क्या, बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटेगा। तो यहाँ पर भी यही प्रक्रिया होगी अपनी बॉडी के अंदर। जो अपन भोजन लेते हैं बड़े अणु होंगे, उनको छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाएगा, यानी शरीर में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक घटकों को सरल कार्बनिक घटकों में जल अपघटनीय। अब तोड़ना है किसी को तो किसी भी एनर्जी या किसी विशेष प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर वो विशेष प्रकार का स्रोत क्या है, जल अपघटनीय एंजाइम। ठीक है, उसके माध्यम से अपन इसको तोड़ेंगे। तो शरीर में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक घटकों को सरल कार्बनिक घटकों में जल अपघटनीय एंजाइम के द्वारा तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। ठीक है, तथा इस प्रक्रिया में काम आने वाले अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। ये होती है पूरी की पूरी डेफिनेशन। अब यहाँ पर 2 वर्ड ऐसे हैं जो आपकी समझ के बाहर है। ठीक है, कौन से, कार्बनिक घटक और दूसरा है जल अपघटनीय एंजाइम। कार्बनिक घटक क्या होते हैं, यह आपने बहुत छोटी क्लास में यानी 4th या 5th के अंदर पढ़ा होगा। जीव द्रव्य घटक या कार्बनिक घटक मेनली कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकता है, न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है, खनिज लवण हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं। ये सारे के सारे कार्बनिक घटक होते हैं और इन्हीं कार्बनिक घटक को उसके सिंपल फॉर्म में तोड़ने की या उसको विघटित करने की प्रक्रिया ही पाचन होती है। और इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर अपन
किस एंजाइम की बात करेंगे? इनको तोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम होंगे जिन्हें जल अपघटनीय एंजाइम कहेंगे। इसके अंदर अपन देखेंगे लाइपेज है, लाइपेज है और पेप्सिन है। उसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम्स इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, वो इन अणुओं को विघटन या तोड़ने का काम करेंगे। अब देखो कार्बनिक घटक समझ में आ गया क्या होते हैं। एक है अंग। कार्बनिक घटक आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से कार्बनिक घटक होते हैं जो उसकी सरल फॉर्म में विघटित होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गन या अंग की। ऑर्गन या अंग की बात की जाए तो पाचन तंत्र के अंदर जितने भी अंग या ऑर्गन काम आते हैं इन्हें सम्मिलित रूप से एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। जब अपन इसकी दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, तब अपन देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो पाचन तंत्र को और ज्यादा सरल या उसके अंदर काम आते हैं। ठीक है, दूसरे है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां अभी अपन देखेंगे कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, उसके अंदर कौन से स्त्राव का स्त्रावण किया जाता है, वही बहिस्त्रावी होती है, अंतःस्त्रावी होती है। तो ये समस्त ग्रंथियां किस प्रकार पाचन को और ज्यादा सरल बना देती हैं, तो ये अपन दूसरी हेडिंग के अंतर्गत देखेंगे आहार नाल के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद है कि ये पाचन है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक। अब बहुत सारों को ये नहीं पता होगा कि एनाबॉलिक कैटाबॉलिक ये सर बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मनुष्य में उपापचय का लक्षण पाया जाता है और जो उपापचय की प्रक्रिया होती है वह हमेशा असाम्य की अवस्था में होती है। जब भी साम्य की अवस्था आती है मनुष्य का मृत्यु का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा नजदीक आने लग जाता है। तो जब भी लगे आपको कि आपका उपापचय साम्य अवस्था में आ गया है तो मान लीजिए आप भगवान के पास जाने वाले हैं। ठीक है, तो उपापचय होता क्या वो समझिएगा पहले। ठीक है, उपापचय जो ये उपापचय मेटाबॉलिज्म होता है दो प्रोसेस से मिलकर के बना होता है। दो प्रोसेस कौन से? पहला होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, कैटाबॉलिक में क्या होगा, टूटेगा, और टूटेगा कौन? कार्बनिक घटकों का टूटना कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। और जब भी कोई अणु टूटता है तो उससे क्या मुक्त होती है? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जब भी बॉन्ड तोड़ा जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी किसी को तोड़ा जाता है तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी कैटाबॉलिक का मतलब होता है कार्बनिक अणुओं का टूटना, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, दूसरा है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक से मतलब होता है अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। और कौन से अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया? कार्बनिक घटकों के निर्माण की प्रक्रिया। और जब भी कोई अणु या बंध बनता है तो क्या होगा? ऊर्जा कंज्यूम होगी या संग्रहित होगी। ठीक है, तो ये दोनों प्रक्रिया होती है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है और ये दोनों मिलकर के मेटाबॉलिज्म का निर्माण करती हैं। चलो, ये हो गया मेटाबॉलिज्म। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेटाबॉलिज्म वाला पॉइंट समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म समझ में नहीं आया। ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, एक बेसिक पॉइंट ले लेंगे और उसके अंदर पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन दूसरी हेडिंग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। और अगर किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया तो अपन सीधे स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल से और कल दूसरा और तीसरा पार्ट पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये था अपना पोर्शन फर्स्ट पार्ट। कल फिर से मिलेंगे किसके साथ? एलिमेंट्री कैनाल के साथ। तो रेडी रहना। अभी के लिए थैंक यू सो मच।